डॉक्टर साहब एमएमसी अगर एक आम फहम शख्स समझना चाहे वो कैसे समझ सकता है कि एमएमसी क्या है और इसका इलाज कैसे हो सकता है? आसान लफ्ज़ों में ये बहुत ही एक कॉमन बीमारी है और अगर मैं आपको बताऊं तो होता ये है कि पैदाइश के बाद बच्चों की कमर में एक फोड़ा होता है, पीछे कमर की साइड पे कूलों के ऊपर एक फोड़ा होता है, उसको एमएमसी कहा जाता है। और सर हाइड्रोसेफेलिस के हवाले से अगर बात की जाए तो वो देखिए, हाइड्रोसेफेलिस और एमएमसी को हम हमेशा एक साथ आगे पीछे डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोसेफेलिस भी एक बहुत कॉमन बीमारी, मतलब कि एक बच्चा पैदा हुआ जिसके दिमाग में पानी की मिकदार ज़्यादा है। ठीक है। और वो बच्चे जिनके सर में पानी की मिकदार ज़्यादा है तो तकरीबन 30 से 40% ऐसे बच्चे उनकी कमर में फोड़ा भी होता है। लेकिन अगर किसी को एक प्रॉब्लम है तो हमें दूसरी प्रॉब्लम को देखना लाजमी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अमूमन एक दूसरे के साथ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो है हाइड्रोसेफेलिस और इसके अलावा हम बात करेंगे एमएमसी के मुताल्लिक़। एमएमसी क्या है और हाइड्रोसेफेलिस क्या है और इनका इलाज किस तरह से किया जाता है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नहीं यासिर, हमारे शोज़ इतने इन्फॉर्मेटिव होते हैं कि मेरा खुद दिल चाहता है कि मैं आऊँ और कुछ लोगों को एजुकेट करूँ इन कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये ज़रा नवाजी आपकी। डॉक्टर साहब एमएमसी अगर एक आम फहम शख्स समझना चाहे तो वो कैसे समझ सकता है कि एमएमसी क्या है और इसका इलाज कैसे हो सकता है? ये एक ऑब्वियसली इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश फ्रेज है जिसको माइलोमेनिंजियल कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको एमएमसी के नाम से जानते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये बहुत ही एक कॉमन बीमारी है और अगर मैं आपको बताऊं तो होता ये है कि पैदाइश के बाद बच्चों की कमर में एक फोड़ा होता है, पीछे कमर की साइड पे कूलों के ऊपर एक फोड़ा होता है, उसको एमएमसी कहा जाता है। तो ये है बेसिकली। ठीक। और सर हाइड्रोसेफेलिस के हवाले से अगर बात की जाए तो वो देखिए, हाइड्रोसेफेलिस और एमएमसी को हम हमेशा एक साथ आगे पीछे डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोसेफेलिस भी एक बहुत कॉमन बीमारी, मतलब कि एक बच्चा पैदा हुआ जिसके दिमाग में पानी की मिकदार ज़्यादा है। ठीक है। और वो बच्चे जिनके सर में पानी की मिकदार ज़्यादा है तो तकरीबन 30 से 40% ऐसे बच्चे उनकी कमर में फोड़ा भी होता है। डेवलपमेंटल एनोमली है, मतलब कि भाई पैदाइश के वक्त कोई बनावट का ऐब है जो कि अमूमन मिलते जुलते होता है। ऐसे भी हो सकता है कि किसी बच्चे को दिमाग में पानी ना हो, सिर्फ कमर का मसला हो, या किसी को कमर का मसला हो दिमाग में पानी ना हो। लेकिन अगर किसी को एक प्रॉब्लम है तो हमें दूसरी प्रॉब्लम को देखना लाजमी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अमूमन एक दूसरे के साथ होती हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या हर बड़े सर वाला बच्चा जो है वो लाजिम है कि हाइड्रोसेफेलिस ही होगा उसको? नहीं, बहुत सारी वजूहत होती हैं। कभी कभार लोगों के जनरली सर भी बड़े होते हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलता है कि भाई एक बच्चा पैदा हुआ, या तो उसी वक्त उसका सर बड़ा होगा या उसके वालिदैन खुद बताएंगे कि भाई पैदाइश के कुछ 3 महीने बाद सर बहुत तेज़ी से बढ़ा हो, क्योंकि बच्चों की हड्डियां नरम होती हैं तो सर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। आसान तरीका सिर्फ यही होता है कि हम लोग एक मेजरिंग टेप से उसके सर का साइज ले लेते हैं। कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स अगर उससे ऊपर है तो इसका मतलब है कि सर का साइज बड़ा है। उम्र के हिसाब से, हर उम्र के हिसाब से उसको हम मेजर करते हैं, और अगर बड़ा है तो उसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई करा के देखते। और सर जो एमएमसी है इसके मुतालिक भी यानी इसकी तशखीस के लिए भी किसी टेस्ट की ज़रूरत होती है? बिल्कुल। अमूमन जैसे सर में पानी की मिकदार ज़्यादा है या कमर पे फोड़ा है, तो दोनों सूरतों में ये प्रॉब्लम्स ना आपको प्रेगनेंसी में ही पता चल जाती हैं। और अगर अच्छा सोनोलॉजिस्ट है जो कि बहुत पहले पिक कर ले तो हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि यार बच्चे का आउटकम कैसा होगा, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या नहीं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के बाद ये वाले प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको फिर मैनेज किया जा सकता है। अच्छा सर, ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि इज़ दैट 100% क्योरेबल? चीज़ को आप गारंटी या 100% के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्शन इज समथिंग दैट वी डू नॉट डू। हमें नहीं पता कल क्या हो, परसों क्या हो, लेकिन स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग हाँ, अगर कोई बच्चा है जिसको सिर्फ सर में पानी की मिकदार ज़्यादा है तो अगर आप उसको शंट कर देते हैं जिससे पानी की मिकदार कम हो जाए तो उसमें नॉर्मल डेवलपमेंट होने के तकरीबन 80% चांस। ठीक। हाँ। अच्छा सर, तो जैसे आपने अभी शंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो आप ये भी काइंडली बताएं कि शंट क्या होता है और इसके बुनियादी फंक्शन क्या है? जी, शंट एक बहुत कॉमन मोडेलिटी है। बेसिकली होता ये है कि भाई एक ट्यूब होती है जो हम दिमाग से पेट तक
तो जितना एक्सेस पानी होता है ना, अब पानी की मिकदार ज़्यादा है तो वो पानी की जो ज़्यादा मिकदार है वो पेट में जाके जज्ब हो जाए। तो इससे एडवांटेज ये होता है कि अगर ब्रेन में पानी की मिकदार कम रहेगी तो नॉर्मल ब्रेन की डेवलपमेंट और उसकी बनावट में आसान है। तो यही वजह है कि अगर कोई बच्चा जिसको बचपन में सर का साइज बड़ा हो रहा है, आप उसको जितनी जल्दी शंट करेंगे उतनी जल्दी उसकी ग्रोथ और पॉसिबिलिटी बेहतर होगी कि वो आगे जाके नॉर्मल आईक्यू की तरफ। तो सर ऐसा होता है कि जितने भी पेशेंट अगर हाइड्रोसेफेलिस के साथ हों या एमएमसी के साथ हों तो वो नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे बाद में? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ दिमाग में पानी का मसला है तो उसको अगर आप ठीक कर देते हैं तो 80% बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होंगे। 20% बच्चे ऐसे होंगे जो कि थोड़े से मेंटली स्लो होंगे, इतने शार्प नहीं होंगे, लेकिन वक्त के साथ थेरेपी के साथ वो एक माशरे में इंडिपेंडेंटली काम और कंट्रीब्यूट कर सके वक्त के साथ। लेकिन जो एमएमसी है उसमें डिपेंड करता है कि उसका कितना ख़राब है, पैरों में मूवमेंट है या नहीं है, तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है उसका आउटकम कैसा होएगा। अच्छा सर, नॉर्मली जो है वो मैंने देखा है कि कुछ बच्चों के अल्ट्रासाउंड्स जब होते हैं ख़ासतौर पे ख़वातीन के जब प्रेगनेंसी में, तो उनमें एक चीज़ लिखी होती है दैट फिटल इज सेफेलिक। तो क्या आया कि ये भी इसी बात की निशानदेही कि आगे इसको हाइड्रोसेफेलिस होगा या ये कुछ और चीज़ है? नहीं, सेफेलिक तो उसकी प्रेजेंटेशन होती है कि भाई सर नीचे की तरफ है, ठीक है। अच्छा, अगर पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो वो यूजुअली ये लिखते हैं या तो प्रोमिनेंट वेंट्रिकल सीन, माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगली या मॉडरेट वेंट्रिकुलोमेगली, सीवियर वेंट्रिकुलोमेगली। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि ये लोग कॉमन है और इंडिकेटेड है कि आप इन्हीं लफ्जों में बात करें। अच्छा, हाँ, ये लाज़िम मज़मून। बिल्कुल, अगर पानी की मिकदार ज़्यादा है तो इसी तरह बात। अच्छा सर, एमएमसी की जब सर्जरी होती है तो आया कि बहैसियत सर्जन आप उससे 100% रिमूव करते हैं या क्या उसका प्रोसीजर होता है सर? देखिए, अगर कमर पे एक फोड़ा है, क्योंकि उसके ऊपर जल्द बहुत मामूली छोटी सी होती है और अगर वो फट जाए तो फिर बच्चों को इन्फेक्शन और ये सब चीज़ें होती हैं। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसकी जल्द को कवर करना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें कमर में फोड़ा है और नीचे नस नहीं बनी हुई होती, उनके पैरों में मूवमेंट वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती, तो इस ऑपरेशन के बाद वो नसें बेहतर नहीं होंगी। लेकिन फ़र्क ज़रूर आता है थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जब बच्चे बड़े होते हैं उनको एक्सरसाइज कराते हैं तो उससे वक्त के साथ साथ फ़र्क बहुत ज़्यादा आता है। तो सर्जरी हाँ, इसकी बिल्कुल लाजिम है और वो करनी ज़रूरी है ताकि बच्चा सर्वाइव करे, और अगर बच्चा सर्वाइव करेगा तो वक्त के साथ साथ थेरेपी और इन सब चीज़ों के साथ पैरों में बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, इसकी बुनियादी वजह क्या है कि ये क्यों होता है? देखें, कहा यह जाता है कि ये हमारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं पानी की दिमाग में और एमएमसी का जो मसला है, ये हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा, और कहते हैं कि ये गुर्बत वाली जगहों पे ज़्यादा होती है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें या वजह देखें तो उसकी सबसे बड़ी एक वजह वो है फोलिक एसिड। एक छोटा सा वाइटामिन है जो कि प्रेगनेंसी में हम लोग देते हैं, उसकी कमी की वजह से ये दोनों प्रॉब्लम। तो आप छोटा सा विटामिन अगर प्रेगनेंसी में पहले ही शुरू कर दें तो इन प्रॉब्लम से, अब बाहर ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जितना भी खाना पीना आपका आटा है वो फोर्टिफाइड है, उसके अंदर फोलिक एसिड वगैरह ऑलरेडी मिला हुआ होता है, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पे रिकमेंडेड है कि भाई ख़वातीन 15-16 साल के बाद फोलिक एसिड की टैबलेट शुरू होना है, एक खाया करें, क्योंकि एक विटामिन है जो कि हमारी बॉडी ग्रोथ और फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही वजह है कि जब भी इंसान प्रेगनेंसी करे तो प्लान करके करे कि पहले से फोलिक एसिड सब चीज़ें हों। यूजुअली लोगों को पता कब चलता है कि भाई प्रेगनेंसी हो गई, अरे फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, सारी चीज़ें जो पहला महीना डेढ़ गुजर चुका होता है उसके अंदर तो मेजर डेवलपमेंट हो चुकी होती है बच्चे, और उसके बाद आप फोलिक एसिड शुरू करें तो उसका इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो ज़रूरी है कि फोलिक एसिड आप पहले से शुरू करें। सर मैंने वैसे नॉर्मली ऐसी भी ख़वातीन देखी हैं कि, और ख़ासतौर पर लड़कियाँ कि जिनकी नई अगर शादी हुई है तो वो अपने मतलब यानी कि उनकी प्रेगनेंसी ठहरे उसके लिए भी फॉलिक एसिड जो है वो इस्तेमाल करती हैं। लेकिन फॉलिक एसिड एक ज़रूरी विटामिन है तो वो बिल्कुल रिकमेंडेड है कि भाई लें, ताकि फोलिक एसिड जो है आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और आपकी बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसको प्रॉपर तरीके से होने। यानी सर इट मीन्स के लाइक कुंवारी लड़कियां भी ले सकती हैं? बिल्कुल रिकमेंडेड है, लेना चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड जो है खून की बनावट में भी हेल्प करता है। आफ्टर 18? बिल्कुल ठीक, यानी आफ्टर 18 जो है वो लाइक लें तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के हवाले से अगर बात की जाए तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये पता चले कि बच्चा जो है वो हाइड्रोसेफेलिस या एमएमसी का कैंडिडेट हो सकता है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? देखो, यासर एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं पर्सनली भी इस मामले से यूट्यूब चैनल रन करता हूँ। मुझे सुबह शाम ये कमेंट्स आते हैं कि इस तरह हमारा 20-24 वीक्स पर अल्ट्रासाउंड हुआ है, आप क्या करें, वो डॉक्टर तो ये कह रहा है, वो तो ये कह रहा है।
देखिए डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी है। अगर माइल्ड कहें कि भाई दिमाग में पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा है और कोई मसला नहीं है, बच्चा बाकी हेल्दी है, तो ठीक है। अगर आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें तो वक्त के साथ साथ बेहतरी आती है और तकरीबन 95% बच्चे बिल्कुल ठीक हो। अगर दरमियाने किस्म का पानी है दिमाग में तो तकरीबन 85%। अगर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, वो क्या सीवियर है, तो उस सूरत में आप बिल्कुल सोचेंगे यार आउटकम जो है 50% है, तो क्या हम इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें या नहीं करें। जहाँ तक एमएमसी की बात है उसमें मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर किसी बच्चे को कमर में फोड़ा है तो उसके पैरों में मूवमेंट शायद नहीं हो और वो आगे जाके भी बहुत लिमिटेड आउटकम हो। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके दिमाग में भी पानी है, कमर में भी फोड़ा है, तो ऐसी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना वालिदैन के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि सिर्फ वो डिलीवरी तक की बात नहीं है, उसके बाद बच्चे का ट्रीटमेंट, सर्जरीज, रिहैब, थेरेपी, और उसके बावजूद भी बच्चा काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो इस सूरत में मैं रेकमेंड नहीं करता कि भाई अगर बहुत सारे बनावट के ऐब हों तो आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें, लेकिन हाँ अगर माइल्ड या बहुत मामूली चेंजेस हैं तो बिल्कुल प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को तो नहीं नवाज, किसी किसी की 4-4, 6-6 साल बाद प्रेगनेंसी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और मामूली सी चीज़ के बाद आप बोलें कि यार प्रेगनेंसी ख़त्म कर दो, फ़ायदा नहीं है, ज़रूरी नहीं। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बच्चा पैदा हो गया मिसाल के तौर पे, यानी पोस्ट प्रेगनेंसी, ऐसी सूरत हाल में जब डायग्नोज होता है तो फिर देखें दोनों चीज़ों में हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। अगर कमर में फोड़ा है तो उसको डिलीवरी के कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही घंटों बाद ऑपरेट कर लाजमी तौर पे, ताकि वो बंद न्यू बॉर्न जो है उसमें हो जाता है। हम लोग करते हैं बिल्कुल, न्यू बॉर्न घंटों के बेबीज में भी कमर का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो आपने उस कमर के फोड़ों को फौरन बंद करना है ताकि बच्चे की जान बच सके, वरना वहाँ से CSF पानी लीक हो सके। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि अगर दिमाग में पानी ज़्यादा है तो उसको हम सिर्फ मॉनिटर करते हैं। ठीक है, अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक देखते हैं कि सर का साइज किस तरीके से चल रहा है। अगर वो नॉर्मल की रेंज में चल रहा है या उससे कुछ 19-20 ऊपर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर मेरा सर और मेरे भाई के सर में 2-4 सेंटीमीटर का फर्क है तो उससे फर्क नहीं। ठीक है, लेकिन अगर सर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है पानी की वजह से तो फिर हम उसको शंट। तो सर इट मीन्स कि फिर यानी एक सर्जरी उसकी और होगी। हाँ, अगर सर का साइज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो फिर शंट सर्जरी बिल्कुल ज़रूरी है। अगर सर का साइज नहीं बढ़ रहा तो फिर शंट। अच्छा सर, शंट के हवाले से भी ये बताएं कि आया कि जस्ट सर में ही लगता है या ये कहीं और भी लग सकता है? नहीं, शंट जो है वो बेसिकली एक कंट्रोल्ड सेटिंग के साथ चलता है। वो हमारे पास डिफरेंट क्वालिटीज़ और प्रोडक्ट्स आते हैं। हम लोग जो 90% यूज़ करते हैं मीडियम प्रेशर करते हैं, बाहर से आते हैं, इंपोर्टेड शंट्स हैं, अच्छी क्वालिटी है। उसमें ये होता है कि भाई छोटी सी पतली सी ट्यूब वेल्व के साथ कान के पीछे लग जाती है और एक पतली सी ट्यूब आपके जिल्द के अंदर अंदर पेट में। तो जब भी प्रेशर दिमाग में ज़्यादा होता है तब वो एक्सेस पानी को पेट में ले जाता है, वरना नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जब पानी नॉर्मल है, मिकदार नॉर्मल है, तो वो उसको प्रॉब्लम है और वो लाइफ लॉन्ग होता है। अगर आज शंट डला है और अगर उसको कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम नहीं होती तो वो 20-25 साल तक भी नॉर्मल रहता है, उसको फिर हम बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी सर ये तकरीबन, यानी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये किस्म का जैसे ऑर्थोपेडिक्स में जैसे प्लेट डाली हुई तो वो बाज़ अगर लोगों के सालों चलती है, तो इट मीन्स कि उसी तरह की कोई चीज़ है। बिल्कुल, ये एक इम्प्लांट है, एक दफ़ा डाल देते हैं तो उसको फिर हम निकाल देते हैं। यानी अगर बच्चा जवान भी हो गया तो इट्स ओके, अगर सही है शंट चल रहा है तो उसको इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि इतने सालों से एक चीज़ डली हुई है, अब उसके साथ इंटरफेयर करेंगे, कोई ब्लीडिंग हो जाए, कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो उल्टा प्रॉब्लम दे देंगे। तो एक चीज़ डली है तो उसको रहने देते। तो सर अगर मिसाल के तौर पे ऐसी क्या अलामत ज़ाहिर हों तो फिर आप फैसला करते हैं कि हाँ अब इसे रिमूव कर दिया जाए? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसको शंट डला हुआ है, एचटी डली भी है और अब वो कह रहा है कि भाई सर में बहुत दर्द है, उल्टी ज़्यादा है, सारी चीज़ें, तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं दिमाग में प्रेशर बढ़ने के कि सर में बहुत शदीद दर्द है, उल्टियाँ हो रही हैं और मरीज़ हुनूदगी में जा रहा है। तो जब ये वाली सारी फैक्टर्स हों और हमारे पास हिस्ट्री भी है कि शंट डली हुई है, तो सबसे पहले चीज़ हम करते हैं कि शंट को चेक करते हैं कि ब्लॉक तो नहीं हो गया, टूट तो नहीं गया है, इतने सालों से दर्द। ऑल्दो अब जो करंट शंट्स आते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं जो कि ब्रेक नहीं होते, शंट इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इन सब चीज़ों को चेक और CT स्कैन करा के देखते हैं। और अगर हमें लगे कि भाई इसमें ब्लॉकेज है, ये काम सही नहीं कर रहा, तो फिर उसको निकाल के तब्दीली किया जाए। यानी कि इसका मतलब सर ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी फिर भी रहती तो है। बिल्कुल, शंट के मरीज़ को आपने फॉलो तो करना पड़ता है, मतलब कुछ नहीं तो साल में एक दफ़ा सलाम दुआ के लिए ज़रूर बुला लेते हैं। सलाम दुआ के लिए ज़रूर बुला लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अच्छा सर, इसके अलावा अगर बात की जाए, बिलखुसूस जाहिर सी बात है कि आप कराची के एक बहुत ही जैसे कहते हैं कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर बिलखुसूस अगर हम न्यूरो सर्जरी
सर्जरी डिपार्टमेंट की बात करें तो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट किस कदर फाल है और आपने उससे कितना बेहतर पाया? देखिए, लियाकत का न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट सोफिस्टिकेटेड और बहुत एडवांस। यही वजह है कि आप न्यूरो सर्जरी की प्रैक्टिस छोटे सेंटर्स या क्लिनिक्स में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई बड़ी सर्जरीज करते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स करते हैं, सारी चीज़ें, तो उसमें आपका इक्विपमेंट बहुत एक्सटेंसिव है। ये ड्रिल्स हैं, इमेज गाइडेड है। अब हम ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों का सामान। तो ये एक बड़े हॉस्पिटल सेटअप में भी हो सकता है। और जब आपके पास सपोर्टिंग स्टाफ हो कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो सीटी स्कैन MRI 24 घंटे अवेलेबल है, पीट्स का, बच्चों का डॉक्टर हर वक्त अवेलेबल है, दिल का, कार्डियोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन, तो जब आपके पास सारी एसोसिएटेड फैसिलिटीज अवेलेबल है और आपका सेटअप बहुत अच्छा है, आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप बड़ी सर्जरी की बहुत आसानी कर लेते हैं। सर, चूंकि इस वक्त हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि कोई ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। मैं नाज़रीन को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जब भी प्रेगनेंसी हो उसको प्लान करके करें, ठीक है, अनप्लान नहीं करें। पहले से अपने फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपने जो वाइटामिन हैं, फोलिक एसिड है, या जो ज़रूरी आपका फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब करें, उस हिसाब से लें, ठीक है। रिपीटेड प्रेगनेंसीज भी मुनासिब नहीं है। कम से कम 1 से 2 प्रेगनेंसीज के बीच में साल 1.5 साल का वक्फा हो, ताकि आपका न्यूट्रिशनल बिल्डअप और आपकी हेल्थ जो है वो मुनासिब रहे। और अल्लाह ना करे अगर प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करें। कभी कभार चीज़ इतनी सिग्निफिकेंट होती नहीं है, लेकिन हम लोग डर ज़्यादा जाते हैं। इन चीज़ों को आप फॉलो करें और देखें, अल्लाह से मांगें, इंशाल्लाह अल्लाह देने वाले। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मुसीबत में से वक्त निकाला। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया हमेशा की तरह। और सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा भी हमें वक्त ज़रूर देंगे। बिल्कुल, थैंक यू यासर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए, ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।